मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आज ये 12th में भी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पूरे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी शेप अगर आपसे पूछी जाए वो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। आज सिर्फ ट्रिक बताएंगे, कल उसके ऊपर हम आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। दो वीडियो बनेगी इनके, दोनों अगर आप अच्छे कर लेते हैं तो आईआईटी मेंस के अंदर दो क्वेश्चंस बने। आज तक कभी ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें शेप के ऊपर कोई टॉपिक ना आया हो। और ये 11th-12th में इक्वली आता है। 11th और 12th के अंदर इसके अंदर इक्वली क्वेश्चंस आज तक पेपर में आए हैं, सब्जेक्टिव में भी और आपके कॉम्पिटिटिव में भी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात ध्यान आनी चाहिए आपको। देखो, हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है, ट्रिपल डबल। ये हम सेकेंड यूनिट में करवा चुके थे। इन ऑर्बिटल का आपस में इंटरमिक्स करना। जैसे हमारे पास एस में 1 होता है, पी में 3 होते हैं और डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। तो इन ऑर्बिटल का आपस में इंटरमिक्स करना। जैसे मान लो एक एस है और ये पी है, ये पी में एक एस और एक पी, ये इंटरमिक्स अगर हो जाए, मतलब जैसे ये एस है और ये पी है और ये इंटरमिक्स हो गए और इस तरह से इनकी शेप बन गई इंटरमिक्स होने के बाद, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक एस एक पी है तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन। एक एस और अगर 2 पी हो जाते हैं तो एस पी 2, एक एस और 3 पी हो जाते हैं तो एस पी 3। इस तरह से हमारी हाइब्रिडाइजेशन चलती है। यानी कि अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा जाए, मैं अभी डेफिनेशन वगैरह पे इतना काम नहीं करूँगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट में आएगा। नेक्स्ट में तो इसी के ऊपर प्रैक्टिस करूँगा। क्या है कि ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होना और उन ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होना जिनकी एनर्जी नियरली सेम हो। अब किन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, मान लो अगर आपके पास 2s ऑर्बिटल है तो 2p की एनर्जी सेम होगी, 3s है, 3p है, 3d, इनकी एनर्जी सेम होगी। यानी कि जिनका n सेम होगा उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सिर्फ इसका एक बेसिक आइडिया याद रखना है। ट्रिक्स में डेफिनेशन नहीं आती है, ट्रिक्स में तो निकालना आपको आ जाता है। तो उसके लिए हम ये बता रहे हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान से करें। 15 मिनट अगर आप काम करते हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए आपको x निकालना पड़ेगा। मैं x निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। ये एक ट्रिक बनी, इसको मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट माइनस कैटायन प्लस एनायन। ये हमारे पास क्या बनी है, एक ट्रिक बनी है। इस फॉर्मूले को याद रखो, आप किसी के लिए भी x निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आपको x निकालना आना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, मोनोवैलेंट पता है, कैटायन और एनायन पता है, तो आप x निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये 4 वर्ड यूज हो रहे हैं, इन चारों को मैं समझाता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में होता है। जैसे मान लो मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, एटॉमिक नंबर 725 क्या है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मान लो आप फास्फोरस की करते हैं 15285, तो इसमें ये 5 है। आप ऑक्सीजन की करते हैं 26, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। अपने मैजिक नंबर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखो और लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वर्ड समझ में आया। अब सेकंड है मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम का मतलब, मोनो का मतलब केमिस्ट्री कहती है, मोनो का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी, वैलेंट से आया वैलेंसी, वैलेंसी कितनी हो, 1 हो। अब 1 में 2 चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। 1 वाले कौन कौन होते हैं, +1 और -1। कभी भी वैलेंसी प्लस माइनस ये नहीं होती है,
वो चार्ज होता है। तो आपको याद रखना वो एलिमेंट्स +1 जो -1 चार्ज रखते हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है। +1 जो रखता है वो आपका होता है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स जो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो जो ये आपके होते हैं इसको क्या कहते हैं, वैलेंस में अल्कली मेटल, और इसमें को कहते हैं हेलोजन। हेलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो ये जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका चार्ज, इसका चार्ज सबका +1 होता है, इसका चार्ज -1 होता है। तो ये +1 और -1 चार्ज दिखाने वाले जो होते हैं उनको मोनोवैलेंट एटम कहते हैं। जो वैलेंसी 2 दिखाएगा उसको डाइवैलेंट कहते हैं, जो 3 वैलेंसी दिखाएगा वो ट्राइवैलेंट होते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मोनोवैलेंट एटम वो होते हैं जिनका चार्ज +1 और -1, +1 होते हैं आपके अल्कली मेटल का, माइनस होता है आपका हेलोजन का। अगला जो है वो है कैटायन। कैटायन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कैटायन क्या होता है, जिस पॉजिटिव चार्ज, जैसे आप NH4 के है प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये कैटायन शो कर रहा है। CO3-2 है, ये एनायन है, नेगेटिव चार्ज है। और किसी के ऊपर भी जैसे CO2 है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है। तो ये कैटायन का मतलब कैसे बनता है, लॉस से। कैसे बनता है, लॉस से। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, कैटायन अगर है प्लस चार्ज दिखाता है यहाँ पर, तो कैटायन का मतलब लॉस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। और एनायन का मतलब क्या होता है, एनायन कैसे बनता है, गेन से। तो गेन से बनता है तो इसको क्या कहेंगे हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बन रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसको क्या कहेंगे हम, एनायन। तो ये फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस। तो 4 वर्ड थे इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल, मोनोवैलेंट द एलिमेंट हैविंग वैलेंसी +1 और -1, सॉरी हैविंग वैलेंसी 1 या चार्ज +1 और -1 मीन्स अल्कली मेटल और हैलोजन। और आपके पास कैटायन होता है जो मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता हो, और एनायन होता है जो मॉलिक्यूल आपका नेगेटिव चार्ज कंटेन करता हो। फॉर्मूले के हिसाब से आपने इसके अंदर पुटअप कर देना है। अभी मैं आपको एक्स निकालना सिखाता हूँ, 3 एग्जाम्पल लेके सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल्स का, जैसे ये मैं एक्स निकालना सिखाऊंगा फिर मैं एक्स की एक टेबल बना दूंगा, वो टेबल याद कर लेना। और एक्स तो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिला के कम से कम 700-800 शेप्स होती हैं और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होती है। आप इस ट्रिक में रखते ही निकाल दोगे, कभी भी ये ट्रिक फेल नहीं होगी, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ PCl5, तो जो ये मेटा है ना, फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15। इसको करते हैं 2, 8 और 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया, एक्स निकालता हूँ मैं, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 5 प्लस। अब इसके साथ अटैच क्या है, ये Cl। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस। तो +1 हो या -1 हो वो मोनोवैलेंट है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये मोनोवैलेंट है या मोनोवैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं देखना कि माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस, नहीं, हर केस में प्लस ही होगा क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है। आपको सिर्फ चेक करना है कि ये मोनोवैलेंट है या मोनोवैलेंट नहीं है। तो आप बताओ, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो ये मोनोवैलेंट है तो कितने क्लोरीन है, 5। जितने मोनोवैलेंट उतने जोड़ दो। यहाँ क्या जैसे PCl5 कर रहे हो, क्या यहाँ पर चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं। क्या है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, नहीं। तो ये क्या होगा, 0 - +0, तो कितना हो गया, x बराबर 5। तो आपके पास x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 5 आ गई है। और 1-2 एग्जाम्पल देखो, मैं प्लस माइनस का भी बताऊंगा अभी, उससे पहले मैं एक और बताता हूँ, NH3 का बताता हूँ मैं। NH3 में x निकालेंगे, 1/2, नाइट्रोजन 7, 2, 5, तो ये तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लस हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, अल्कली मेटल में है, कितने हैं, 3, 5, 3, 8/2, कितना हो गया, 4, ठीक है। तो अब ये 4 हो गया। दूसरा एक और निकालते हैं H2O का, x ऑक्सीजन है 8, 2, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो ये x निकालना आपको आ गया। ये तो मैंने न्यूट्रल के बताए थे, मैं एक पॉजिटिव वाले का बताता हूँ, NH4+, इसका बताता हूँ। x = 1/2, नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 5, ये 5, 4 हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो +4, ये है प्लस है
कैटायन, कैटायन क्या हो रहा है, जितना प्लस हो उतना माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -1। 9 में से गया 8/2, x बराबर 4। याद रखना जब आप x निकालते हो किसी बच्चे का फ्रैक्शन आता है, इसका मतलब वो कैलकुलेशन में गलती कर रहा है कहीं पे, ठीक है। x निकालना, एक दो एग्जाम्पल और समझाता हूँ आपको, माइनस वाले का बताता हूँ आपको। SO4 -2, तो x निकालते हैं भाई 1/2, सल्फर 16, 2 8 6, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, तो हमें कौन सा चाहिए जिसका +1 हो या -1 हो, तो ये तो नहीं है तो 0, पॉजिटिव है नहीं है तो -0, नेगेटिव है एनायंस है तो ये एनायन हो तो क्या करना है प्लस, तो 2 माइनस है तो प्लस कर दो। ऐसे ध्यान रखा करो, अगर इसके ऊपर चार्ज माइनस हो तो उतना जोड़ दो, अगर इसके ऊपर चार्ज प्लस हो तो वो माइनस कर दो। जैसे ये है NH4 +1 है तो ये 1 माइनस होगा, ये -2 है तो ये प्लस होगा, तो ऐसे आप ध्यान रखते 8/2 यानी कि कितना आया 4। क्लियर, एक्स निकालना मेरे हिसाब से आपको आ जाना चाहिए। मैं अब एक 3 बिल्कुल नए शेप्स जिसकी आपको बतानी है उनकी एक्स निकालना आपको समझा देता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं CO2 का, एक्स इज इक्वल टू 1/2, चलो एक्स तो यही रख लेते हैं। तो कार्बन 6 होता है, 2 और 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1/2 4, प्लस ऑक्सीजन डायवन 0, तो एक्स कितना आ गया 2, ठीक है। चलो एक और का निकालते हैं, एनायंस का निकालते हैं, CO3 -2, तो x बराबर 1/2, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, इसका क्या होगा 0, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया ये 6/2, यानी कि x कितना हो गया 3 हो गया। आया समझ में। किसी भी पूरे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी आप x निकालने की ये ट्रिक यूज करो, कभी भी मार नहीं खाओगे। x सॉरी एक और निकाल के दिखाता हूँ CH4 का, तो x क्या होगा 1/2, कार्बन का 4, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है बटे 2। बच्चों को क्या सब प्रॉब्लम आती है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है 4 पॉइंट्स देखने में, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने मैजिक नंबर से कर लो, जो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन हो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। मोनोवैलेंट एटम वो होता है जिसका चार्ज +1 हो -1 हो, यानी जो इस एटम के साथ में टच होता है ना, इसको ये देख लो किस चार्ज में है, यानी अल्कली मेटल में से या हैलोजन में से, अगर उनमें से है तो जितने हैं उतने जोड़ दो, नहीं तो आपको 0 करना है, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगे तो माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज लगे तो आपको प्लस करना है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं। जिस बच्चे ने एक्स निकालना सीख लिया, ये मान लो 80% वो ये क्वेश्चन करना सीख गया। बाकी 20% में एक्स जब आपका 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6 और 7 तक आ सकता है एक्स, तो आपकी कौन सी शेप होगी, क्या एंगल होगा, वो एक टेबल बनेगी अभी, उस टेबल को आपको याद करना है। वो टेबल आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे शायद एक दिन में ही आप उसको याद कर लो। वो याद होने के बाद उसमें कोई टेक्निक नहीं, वो तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। x2 हो तो क्या होगा, 3 हो तो क्या होगा। अगर आप इनको लॉन्ग मेथड से करते हैं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और ये शेप में फिर भी आप गड़बड़ कर दोगे, याद वहां पर भी रखना पड़ता है। इसलिए सारे स्टूडेंट एक्स निकालना सीख जाओ। मेरे हिसाब से एक्स में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप एक्स निकालना सीख गए तो ये मान के चलो कि आप 80% काम कर गए, 10% आपको याद करना है। 10 के लिए मैं आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना और सिखाऊंगा। तो मैं एक्स इसके अंदर से अब आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना सिखाता हूँ। बॉन्ड पेयर क्या होता है, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में जो टेक पार्ट करे। लोन पेयर डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है। अब आप जैसे मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। आपके पास है NH3 है, H2O है, ठीक है, और CH4 है। मैं ये 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सब में एक्स निकालना है आपने। 1/2, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 4, मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है, तो आपका एक्स कितना आया 4। पहले एक्स निकाल के रख दो सबका। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 5, तो 5 3, ये तो कितना आया एक्स आपका 4। सिमिलरली इसमें
ऑक्सीजन 8 होता है, 2 ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ये, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपको एक्स निकालना है, क्या करना है एक्स, ठीक है। तो आपने देखा तीनों का एक्स 4 है, ठीक है। अब इनमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर, जो आपका, ये बात ध्यान से सुनिए, जो आपका एक्स आता है ना उसको कहते हैं हम, यहाँ कहाँ लिखो इसको, इसका मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें उसको कहते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, जो एक्स आए वो, ठीक है। अरे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, टोटल का मतलब होता है जिसमें बॉन्ड पेयर भी है लोन पेयर भी है, मतलब ऐसे जो बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे भी है जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, वो जो एक्स आता है वो होता है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर देखने के लिए ये जो मेटल है इसके साथ देखो कितने अटैच है, जैसे इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें 4 अटैच है तो बॉन्ड पेयर 4, जैसे यहाँ 3 अटैच है तो बॉन्ड पेयर 3, और यहाँ 2 अटैच है तो बॉन्ड पेयर 2। आप कहोगे सर लोन पेयर कैसे पता करें, टोटल में से बॉन्ड पेयर घटा दो तो कितना है 0। तो इस वाले में 4 टोटल है, 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। मैं बॉन्ड पेयर को बड़े बी से, लोन पेयर को एल से, और सेंट्रल जो एटम होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करूंगा, मेटल को ए से, बी फॉर बॉन्ड पेयर, एल फॉर लोन पेयर। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनाई, इसके हिसाब से ए बी कितने हैं बॉन्ड पेयर 4, और लोन पेयर कितना है 1 भी नहीं, तो ए बी 4 बन गया। इसमें बात करें तो सॉरी इसमें निकालता हूं पहले, इसमें दूसरे वाले, इस वाले में क्या होगा, टोटल कितने हैं जो एक्स है, बॉन्ड पेयर कितने बीपी लिख सकते हैं 100, इसमें अटैच कितने हैं 3, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितने 4 में से 3 गया 1। स्ट्रक्चर एक तरीके से देखें क्या बनी, AB3L1, टोटल ये देखो 4 ही है, ये 4 बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के बराबर ही रहेंगे। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें टोटल कितने, टोटल है 4, बॉन्ड पेयर कितने, इसके साथ अटैच कितने हैं 2, और लोन पेयर कितना 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार क्या बनी AB2L2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी मॉलिक्यूल्स आता है उसमें आप एक्स निकालना सीख गए तो आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना भी सीख गए। कैसे, जो आपका एक्स आए वो टोटल, जितने आपको अटैच दिखे, यहाँ 4 दिख रहा है तो 4, यहाँ 3 दिख रहा है तो 3, यहाँ 2 दिख रहा है 2, वो तो देखते ही पता चल जाएगा मॉलिक्यूल में। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ CO2, तो यहाँ कितने हैं 2, तो बॉन्ड पेयर इसमें 2 है। मान लो मैं कहता हूँ NH4+1, तो इसमें बॉन्ड पेयर 4 है। मैं कहता हूँ SF6, इसमें बॉन्ड पेयर 6 है। मैं कहता हूँ PCl5, इसमें बॉन्ड पेयर 5 है। एक्स निकाल के 5 घटा दो, जितने बचे वो लोन पेयर। तो इसमें लोन पेयर 1 भी नहीं था, इसमें 1 था, इसमें 2 थे। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक्स निकाल सकते हो, उसके बॉन्ड पेयर निकाल सकते हो, उसके लोन पेयर निकाल सकते हो। और जब आप ये अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना, विदाउट एनी कैलकुलेशन निकाल सकते हो इस ट्रिक से। एक्स निकालना सीख गए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और टोटल तो आप पता ही है, जितना एक्स उतना ही आपका क्या रहेगा टोटल रहेगा, ठीक है। अब जब आपका एक्स है वो निकालना सीख गए हो, आपका बॉन्ड पेयर जितने हैं उसके अंदर वो सीख गए हो, लोन पेयर सीख गए हो। अब हम इसके ऊपर एक टेबल बता रहे हैं, इसको आपको लर्न करना है अच्छे से। एक्स आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7। अगर आपके पास एक्स की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हो तो इस 7 से ज़्यादा एक्स की वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको दूसरे इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन का ये नहीं है कि ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन हर चीज़ में होती है। इंटरमिक्सिंग का मतलब जैसे अगर हमारे पास जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे, उनके जीन्स की इंटरमिक्सिंग अगर होती है तो हमारी वो भी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। जैसे आप अगर एक पेड़ है आम का, तो उसमें आप अगर आम की देखोगे तो 103 वैरायटी है, तो वो है तो आम ही, टेस्ट लगभग थोड़ा सा चेंज, कोई थोड़ा ज़्यादा मीठा थोड़ा कम मिलेगा, बट डिफर होते हैं। तो उनमें चेंज किस चीज़ का है, उसमें थोड़ा जो उनके जीन्स हैं उनका डिफर है। आप नीम से देखते हो तो नीम की वैरायटियाँ भी अलग अलग होती है।
इंसानों को भी देखते हो तो जैसे अपने एशियाई देशों में अलग होते हैं, अफ्रीकी देशों में अलग होते हैं, वेस्ट इंडीज में अलग होते हैं, या फिर अमेरिका में अलग वैरायटी के होते हैं, इंग्लैंड में, जापान में, चाइना में, इनमें सब में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इंसान ही उसमें उस तरह का चेंजेस किया जाता है कि वो एक प्रकार से जो उनकी फर्टिलाइजेशन कभी भी होगी तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। जैसे पशुओं में भी आते हैं, जैसे बैंगन की आजकल वैरायटी है जो कैंसर से बचाती है, उसमें एक बीटी बैंगन है। बैंगन आप देखते हैं छोटा होता है आपका, ब्लैक कलर का सा होता है, बैंगनी कलर का। उसके बाद आजकल ग्रीन कलर के भी आते हैं बैंगन, व्हाइट कलर के भी बैंगन आते हैं। तो वो कैसे बनाए गए थे? वो हाइब्रिडाइजेशन से बनाए गए, यानी कि जो उनके जीन्स थे उनको इंटरमिक्सिंग किया गया था। तो वहां से बात को उठा के हम अगर अपने ऑर्बिटल्स पे आते हैं, तो अगर हमारे एसपीडीएफ ऑर्बिटल को हम इंटरमिक्स करें तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन उसी तरह की बन जाएगी, ठीक है। यानी न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्म होगा जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 2 होता है, तो शुरुआत आप एस से करो, और फिर देखो एस के बाद कौन आता है? पी। एस के बाद कौन आता है? पी। पी के बाद कौन आता है? डी के बाद कौन आता है? एफ। तो इससे फिर इसमें एस कितना होता है? 1, ये 3, ये 5, ये 7। तो पहला एक एस और एक पी, एस पी। एक एस 2 पी, एस पी 2। एक एस 3 पी, एस पी 3। एक एस 3 पी और एक डी। एक एस 3 पी और 2 डी। एक एस 3 पी और 3 डी। ये हाइब्रिडाइजेशन आज तक एग्जिस्ट किए हैं, यानी कि एक एस और एक पी मिक्स हो, एस पी। एक एस 2 पी इंटरमिक्स हो, एस पी 2। 3 पी हो तो एस पी 3। ये कैसे पता चलेगा? एक्स से पता चलते चले। अगर आपका एक्स 4 आता है तो एस पी 3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद है इनका शेप। शेप में लें तो इसकी शेप इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसकी इस तरह से बनेगी, इसकी इस तरह से बनेगी, इसकी इस तरह से बनेगी, और इसकी आपकी ये बनेगी, और इसमें शेप का नाम बताना है अब आपको। ये तो एक प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर लिख सकते हो, और शेप नेम, इसको कहते हैं लीनियर। क्या दिख रहा है? लीनियर। ये दिख रहा है आपको ट्राइगोनल। ये जो होती है ये आपकी होती है टेट्राहेड्रल। ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपकी होती है ऑक्टाहेड्रल, और ये आपकी होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप नेम हो गई। अब आते हैं इनके एंगल पे। एंगल में इसका 180 डिग्री का, इसमें 120 डिग्री का, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें 90 डिग्री और 120, इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री और 72 डिग्री। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। इसमें BeCl2, BF3, एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। CH4, PCl5, SF6, IF7। एग्जाम्पल आपका याद करने का मकसद नहीं है, एग्जाम्पल तो आपसे हमेशा पूछा ही जाएगा। लेकिन अगर आपका जैसे एक्स जो आ जाता है, क्या आपका जो एक्स आ जाता है, उसी बेस पे आप ये सब पता चला। मान लो किसी बच्चे का जैसे हमने पीछे निकाले थे, उनमें एक्स 4 आया था, 4 आया था तो sp3 इस तरह की शेप बनेगी, टेट्राहेड्रल उसका नाम होगा, एंगल। और एग्जाम्पल तो मैं बता ही रहा हूँ, ये तो मैंने वैसे लिखे नहीं, एग्जाम्पल तो उसने दे दिया। मान लो आपसे CH4 की पूछता, तो CH4 के अंदर x4 आया है तो क्या आता भाई? कहोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और भाई CH4 की यहाँ बीच में C लगा दो, और बाकी जो ये है इनमें H लगा दो। टेट्राहेड्रल शेप, और एंगल कितना हो जाएगा? 109.28 मिनट। क्लियर? तो जिस बच्चे को x निकालना आ गया वो समझ लो कि आप उसकी शेप, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ निकालना सीख गए। ये टेबल आपको हर बच्चे को याद होनी चाहिए। जिस बच्चे को ये टेबल याद हो गई वो आप कर लेगा इन सबको। ये मैं पहले टेबल याद करवा रहा हूँ जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, जितना एक्स आएगा उतना ही बॉन्ड पेयर मिलेगा आपका। और कल मैं जो आपको वीडियो बना के डालूंगा उसमें अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट है और बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है तो शेप में क्या चेंज आ जाता है, वो बात सबसे पहले बताई थी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मींस वेस्पर थ्योरी। तो हम उसको वेस्पर थ्योरी के बेस पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज आप ये वीडियो जो मैंने बताया, एक्स कैलकुलेट करना, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना, लोन पेयर कैलकुलेट करना, और ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद करना। कल और वीडियो जब डाल दूंगा, ये पूरा जो टॉपिक है मैंने नोट्स दोनों वीडियो के इकट्ठे डाल दिए हैं, इनको अच्छे से आप राइट कर लेना और इनको अच्छे से सीख लेना।
जो कल वीडियो डालूंगा उससे अच्छे से जब कर लोगे, उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन IIT के सॉल्व हो जाते हैं। और क्या नाम है, सब्जेक्टिव तो है ही है, ये ट्रिक्स में मैंने बता दिया है, और लॉन्ग जो मेथड है उसको मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, तेज कर दो।